सो हेलो सिंप्लीफायर्स, आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सारे कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स, डायग्राम्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ मात्र 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे होंगे। क्लास का एक ही रूल है, अपने एनसीईआरटी और पेन साथ में रखना, जो भी इंपॉर्टेंट लगे लिखते रहना, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ही हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स एंड ऑल नीट पीवाईक्यूज सब एक जगह पे कंसाइज्ड होंगे, ताकि एग्जाम के टाइम पे तुम्हें इधर उधर ना भटकना पड़े। तुम आराम से चौड़े होकर बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। तो शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, हमारे बॉडी में या हम जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उछलना कूदना, लंग्स, हार्ट, किडनी, मसल्स, जो भी ऑर्गन्स कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। और इसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला है न्यूरल सिस्टम, सेकंड इज एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो न्यूरल सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, और एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू द हार्मोन्स, जो कि कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस है। तुम्हारे इस पेज पे सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। और अब आ जाओ आगे, दैट इज ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसेप्चुअल चैप्टर, इसमें रटने वाली चीजें बिल्कुल नहीं है। और वादा करता हूं इस लेक्चर के एंड तक तुम्हें सब कुछ क्लियर, पूरा चैप्टर चमक जाएगा। इस चैप्टर से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, दैट इज सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंटर में चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सीएनएस के बाद जो भी साइड में, जितने भी पेरिफेरी में जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी नर्व सेल्स प्रेजेंट है, वो सब कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। सो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और विसरल न्यूरल सिस्टम। विसरल न्यूरल सिस्टम इज समवॉट अ पार्ट ऑफ अ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में सीएनएस से जो इंपल्स होता है, जो सिग्नल होता है, वो स्केलेटल मसल्स में जाते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो कि हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं, जिनको हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस में आते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। और नेक्स्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, नाम से पता चल रहा है ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक है ये। ठीक है, ये हमारे बस की ना है, हमारी बस की ना है। तो सीएनएस से जो नर्व इंपल्स होगा, जो सिग्नल होगा, वो इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर स्मूथ मसल्स में जाता है। लाइक हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर, पैनक्रियाज या फिर किडनी हो गया, ये हमारी डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते हैं। इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में काम आता है। भैया, इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम आते हैं। सिंपल सी एक बात याद रखना, सिंपैथी कब देनी पड़ती है हमें? जब हम इमरजेंसी कंडीशंस में होते हैं, जब हम पैनिक कंडीशंस में होते हैं, तब हमें सिंपैथी देने की जरूरत पड़ती है। तो इमरजेंसी और पैनिक कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा, और बाकी नॉर्मल कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आएगा। आज के बाद एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर? देखो, सीएनएस के रिस्पेक्ट में जो भी न्यूरॉन्स सिग्नल या फिर इंपल्स लेकर आ रहे हैं, उनको एफरेंट फाइबर बोलेंगे। ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना। ठीक है, और जो भी न्यूरॉन्स अपना सिग्नल लेके सीएनएस से दूर जा रहे होते हैं, उसको इफरेंट बोलेंगे या फिर मोटर न्यूरॉन बोलेंगे। क्लियर? तो अब तुम्हें ये पूरा फ्लोचार्ट बिल्कुल आंख बंद करके याद होना चाहिए। न्यूरल सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, दैट इज सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर 3 पार्ट होते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर 2 पार्ट होते हैं, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऐसे तुम्हें पूरा फ्लोचार्ट में याद रखोगे, तुम्हें एग्जाम में एक कंफ्यूजन नहीं होगी। और अब आ जाओ हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में। देखो, न्यूरॉन का जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, दैट इज सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और निसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। ये कहां लिखा हुआ है भैया? हमारे पास सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, सेल साइकिल में, सेल डिवीजन में भी लिखा हुआ है। तो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट, जो छोटी छोटी फाइबर जो सेल ऑर्गेनेल से निकल रही होती है, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो डेंड्राइट्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। जो एक्सॉन होता है वो सिंगल होता है और अनब्रांच्ड होता है। सेकंड डिफरेंस, जो डेंड्राइट्स होती हैं वो सिग्नल और इंपल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता है, और जो एक्सॉन होता है वो सिग्नल और इंपल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है। एक्सॉन के एंड पे, टर्मिनल ऑफ एक्सॉन पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं। सिनेप्टिक नॉब में हमारे पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। लाइक हमारे पास एसिटोकिलिन हो गया या फिर गाबा हो गया। ठीक है, अब जो न्यूरॉन्स होते हैं
डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, दैट इज यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर में यूनि नाम से पता चल रहा है उसमें एक एक्सॉन प्रेजेंट होता है, कहां मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलता है। और बाइपोलर में दो, नाम से पता चल रहा है बाइपोलर, उसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट प्रेजेंट होता है, कहां मिलेगा, रेटिना ऑफ आई में मिलेगा। और मल्टीपोलर जिसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, मल्टीपोलर कहां मिलेगा, बाकी हर जगह पे तुम्हें मल्टीपोलर न्यूरॉन देखने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर। इसके जो माइलिन शीथ होती है उसमें दो माइलिन शीथ के जो बीच की जगह होती है उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। और माइलिन शीथ बनाता कौन है, स्वान सेल्स बनाते हैं। अब आ जाओ दी मोस्ट कंफ्यूजिंग, जहां तुम सब परेशान रहते हो, दैट इज कंडक्शन ऑफ अ नर्व इंपल्स। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, सोडियम पोटेंशियम पंप, वोल्टेज गेटेड चैनल, एक्सोप्लाज्म क्या होता है, अंदर पॉजिटिव होता है, बाहर कब नेगेटिव होता है, सोडियम इफ्लक्स कब होता है, पोटेशियम इफ्लक्स कब होता है, इसमें सब में तुम कंफ्यूज रहते हो। आज के बाद एक भी कंफ्यूजन नहीं होगी, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर तुम्हें ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए जिसमें तुम्हारे सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स विथ 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज सब कुछ एक जगह पे कंसाइजली कवर है, तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के अंदर क्या होगा, एक्सोप्लाज्म, जिसको साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन भी बोलते हैं। बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इतनी बात क्लियर। एक्सॉन के अंदर पहले से ही नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है फॉर द पॉजिटिव आयन, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उसके लिए इम्परमिएबल होता है। मतलब एक्सॉन के मेम्ब्रेन से सिर्फ पॉजिटिव आयन का आदान प्रदान हो सकता है, नेगेटिव आयन का कुछ भी आदान प्रदान अंदर बाहर आ जा नहीं सकती है। इतनी बात क्लियर। अब जो मेम्ब्रेन होता है उस पे तीन टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। एक सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है, 3 सोडियम बाहर फेंकना और 2 पोटेशियम अंदर फेंकना। ठीक है, 3 सोडियम बाहर फेंक दिया, 2 पोटेशियम अंदर फेंक दिया। ये काम किसका है, सोडियम पोटेशियम पंप का। ये हमेशा ऑन रहता है। ये याद कैसे रखना है, नोकिया 321। एनओ से 3 सोडियम आउटसाइड, केआई से 2 पोटेशियम इनसाइड विद द यूज ऑफ 1 एटीपी। क्लियर। अब देखो जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो 3 सोडियम बाहर की तरफ फेंकेगा और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ फेंकेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉजिटिव चार्ज बाहर के साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा हो जाएंगे और अंदर के साइड में कम हो जाएंगे। और अंदर पहले से नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है तो अंदर के साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं और रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यहां तक क्लियर। तो रेस्टिंग स्टेज में नॉर्मली पोलराइज्ड स्टेट में न्यूरॉन हमारे पास ऐसे रहता है। अब आएगा हमारे पास स्टिमुलस, अब आएगा हमारे पास सिग्नल। अब सिग्नल आने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो खुल जाएंगे और क्या करेंगे, सोडियम इनफ्लक्स, सोडियम इनफ्लक्स करेंगे। जो सोडियम पहले बाहर जा रहा था वो सारा सोडियम एक झटके से अंदर आएगा, एक झटके से अंदर आएगा तो अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। जो पोलैरिटी हमने डेवलप करके रखी थी इतनी देर से वो स्टिमुलस आने के बाद डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई वो पोलैरिटी। इसको क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। स्टिमुलस आया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स होगा, सारा सोडियम अंदर आ जाएगा और अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे और बाहर नेगेटिव ज्यादा हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। रेस्टिंग पोटेंशियल से हमने एक्शन पोटेंशियल पहुंचा दिया। अब न्यूरॉन हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, उसको दूसरा स्टिमुलस भी लेना है, दूसरा सिग्नल भी लेना है। तो इसके लिए हमें इसको वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल पे, पोलराइज स्टेट पे पहुंचाना पड़ेगा। तो अब आएगा हमारे पास पोटेशियम गेटेड चैनल। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या करेगा, ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, जितने भी पोटेशियम है उसको बाहर फेंकेगा, जिसकी वजह से वापस से पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ ज्यादा हो जाएगा और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन ऑफ द न्यूरॉन।
क्लियर, टमका। चलो फटाक से पूरा मैकेनिज्म दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारे पास बाहर की तरफ पॉजिटिव ज्यादा होगा, अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा होगा। इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं या फिर पोलराइज स्टेट बोलते हैं। जब स्टिमुलस आएगा हमारे पास तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे और सोडियम इनफ्लक्स करवाएंगे। इनफ्लक्स होने की वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन। और उसके बाद पोटेशियम गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, जिसकी वजह से अंदर की तरफ जो पोटेशियम है वो पोटेशियम इफ्लक्स करवाएगा, तो सारे पोटेशियम बाहर चले जाएंगे, जिसकी वजह से दोबारा से पॉजिटिव चार्ज बाहर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज अंदर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन बोलेंगे। पूरा मैकेनिज्म, एक एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। चमका। अब आ जाओ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। किसके थ्रू होता है? साइनेप्स के थ्रू होता है। साइनेप्स के तीन पार्ट्स होते हैं, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में सिग्नल जा रहा होता है, और इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब साइनेप्स फर्दर दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। देखो सिंपल सी बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है ना वो बहुत तेज होता है, उसका जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है बहुत छोटा होता है, लाइक 0.2 नैनोमीटर का होता है, तो वो एक सिंगल न्यूरॉन की तरह ही एक्ट करता है, बहुत फास्ट होता है। और केमिकल साइनेप्स में जो गैप होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत पड़ती है टू ट्रांसफर द इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, और इसकी वजह से ये स्लो प्रोसेस भी हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन ये एक्साइटेटरी होते हैं, और गाबा जो सेरोटोनिन होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं। क्लियर। और अब आ जाओ हमारे पास द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन पढ़ेंगे, जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। जितनी भी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, थर्मो रेगुलेशन हो गया, भूख प्यास हो गया, तुम्हारे पास सर्केडियम रिदम हो गया, सब कुछ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है ब्रेन। और ब्रेन की कवरिंग को क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। देखो ब्रेन के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं, जिसके तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से? सबसे बाहर जो होता है वो ड्यूरा मैटर होता है, बीच में एरेक्नॉइड होता है, और सबसे अंदर पाया मैटर होता है। भैया याद कैसे रखना है ये भी बता दो। देखो जो ड्यूरा मैटर होता है वो ब्रेन से सबसे दूर होता है, दूर होता है ड्यूरा मैटर, और ब्रेन के सबसे पास जो होता है वो होता है पाया मैटर। पी से पास, पी से पाया मैटर। तो सबसे दूर ड्यूरा मैटर जो कि आउटर एंड टफ लेयर होता है, उसके बाद एरेक्नॉइड जो कि थिन मिडल लेयर होता है, और उसके बाद सबसे अंदर आता है पाया मैटर जो कि डेलिकेट सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है और ब्रेन के साथ हाईली कांटेक्ट में रहता है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है? एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में सीएसएफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। ये पॉइंट को याद रखना, इसके बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के मेजरली तीन पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में फर्दर सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल एक्वेडक्ट आता है, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम आता है। तुम्हें ऐसे सीक्वेंस में किसमें क्या आता है बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी चाहिए तो जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। आप देखो इनको डिटेल में। सबसे पहले आता है हमारे पास फोर ब्रेन, जिसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है वो ये वाला जो पूरा पार्ट होता है उसको सेरिब्रम बोलते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है थ्रू द डीप क्लेफ्ट इनटू द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो जॉइंट होता है थ्रू द कॉर्पस कैलोसम, जो कि एक आइडेंटिफाई जो डिफाइनिंग फीचर है किसका? मैमल्स का। देन सेरिब्रम में बहुत सारे प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं। देखो ऐसे 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 बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहर वाले एरिया को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, जो कि ग्रेइश इन अपीयरेंस होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मेजरली तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंसरी पार्ट होता है, मोटर पार्ट होता है, और एसोसिएटेड एरियाज होते हैं। जो एसोसिएटेड एरिया होते हैं वो मेजरली पार्ट बनाते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, जो कि ना ही सेंसरी होते हैं ना ही मोटर होते हैं। नेक्स्ट जो अंदर वाला पार्ट होता है सेरिब्रम का वो व्हाइट होता है, ओपेक होता है, ड्यू टू द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। तो मतलब ग्रे मैटर बाहर के साइड में होगा और जो व्हाइट मैटर होगा वो अंदर के साइड में होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब आ जाओ थैलेमस और हाइपोथैलेमस पे। देखो जो सेरिब्रम होता है वो थैलेमस को रैप करता है,
ठीक है, और मेजर सेंटर होता है फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस, नाम से पता चल रहा है हाइपोथैलेमस मतलब बेस ऑफ द थैलेमस पे प्रेजेंट होता है, और वेरियस सेंटर फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर और ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, भूख प्यास और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और कुछ हार्मोन्स को भी सिक्रीट करता है। इसमें एक और सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो डीप स्ट्रक्चर होते हैं अलोंग विथ एमिगडिला एंड हिप्पोकैम्पस, वो मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके जो भी सेक्सुअल बिहेवियर या फिर इमोशनल रिएक्शंस होते हैं लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और मोटिवेशन, इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब तुम जो भी दीदी भैया के फर्जी मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हो, वो मोटिवेशन कहां से आता है, फ्रॉम द लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लोब। नेक्स्ट मिड ब्रेन, नाम से पता चल रहा है बीच में प्रेजेंट है। थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है कौन, मिड ब्रेन। इसके डॉर्सल साइड पे 4 स्वेलिंग्स होती हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है क्वाड्रीजेमिना, चार स्वेलिंग्स होती है, इसको कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोलते हैं। 2 सुपीरियर वाले विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 2 इंफीरियर वाले ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कनाल होती है इसकी, इसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। क्लियर। और लास्ट हमारे पास हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं, यहां नहीं लिखा हुआ लेकिन तुम्हारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। नेक्स्ट मेड्यूला में जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, जितनी भी चीजें हमारे बस में नहीं है, वो सारी मेड्यूला कंट्रोल करता है। और थर्ड, जितने भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी हैं जो हम खुद सोच समझ के करते हैं, वो सारी सेरेबेलम कंट्रोल करता है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बना होता है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। भैया याद कैसे रखना है, ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्लियर, चमका, खत्म। एक इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को सेव कर लो और हर मॉक टेस्ट से पहले जिसमें भी ये चैप्टर आ रहा हो एक बार देख के चले जाना। तुम्हारे 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी की एक एक लाइन, सारे कंसेप्ट, एग्जांपल्स विद ऑल नीट पीवाईक्यूज, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और बाकी तुम्हारा भाई मार्च तक सारे चैप्टर कंप्लीट बायोलॉजी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट तुम्हें कौन सा चैप्टर का वन शॉट चाहिए, कमेंट कर देना, आई ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।